इस वीडियो में आपको हम 1 से लेकर 20 तक टोटल जितना भी बहुविकल्पीय प्रश्न है उसको जो है सॉल्व करा दे रहे हैं। जो 50 नंबर का जो प्रश्न है खंड ख है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में पूरा सॉल्यूशन के साथ पूरा बढ़िया से विस्तार से उसको हल करके तब उसमें अपलोड करेंगे। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करते रहिएगा। आज आप लोगों के सामने जो आ गया है कक्षा 10 का गणित का मॉडल पेपर आ गया है। तो आज इसके बारे में सॉल्यूशन जो भी वीडियो का है उसको दिया जाएगा। 1 से लेकर 20 तक बहुविकल्पीय प्रश्न आ गया है। देखिए 2022 और 23 का ये देखिए पेपर है। अब प्रतिदर्श का मतलब होता है मॉडल पेपर, होता है मॉडल पेपर। तो इसी के बारे में आज देखा जाएगा। आपका समय वही रहेगा, 3 घंटा 15 मिनट का रहता है पेपर। आपको 3 घंटा 15 मिनट में देना होता है। यहाँ निर्देशांक खुद लिखा हुआ है। निर्देश की प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। यानी कि इसका मतलब है कि आप जो है आराम से 15 मिनट तक पूरे प्रश्न को पढ़िए। जो प्रश्न पत्र में जितना प्रश्न है उसको पढ़िए और जो आपको अच्छे से समझ में आता है उसको पहले सॉल्व करिए। ये टोटल आपको 70 नंबर के लिए आएगा। 30 नंबर आपको जो है विद्यालय से मिलता है। सामान्य निर्देश इसमें ये है कि सभी प्रश्न अनिवार्य है, सब प्रश्न करना है आपको। इसमें 2 खंड दे दिया है, खंड अ और खंड ब करके दे दिया है। खंड अ जो है, खंड अ में 20 अंक के 20 प्रश्न बहुविकल्पीय हैं जिनके उत्तर OMR शीट पर देने हैं। जो 20 जो है बहुविकल्पीय प्रश्न हैं वो आपको OMR शीट पर भरना होता है। OMR शीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर, व्हाइटनर आदि का प्रयोग न करें। आप इसको OMR शीट से भरने से पहले आप कंफर्म हो जाइए कि पहला का उत्तर कौन सा हो जाएगा, दूसरा का उत्तर कौन सा हो जाएगा। उसके बाद ही आप OMR शीट पर उसको भरिए। नहीं तो मान लीजिए पहला भर दिए, इसका उत्तर दूसरा है, तो फिर आप जो है काटेंगे या इरेजर करेंगे तो पूरा जो है गलत हो जाएगा और नंबर उसका नहीं मिलेगा। अगला इसमें लिख रहा है कि दूसरा खंड ब में 50 अंक के वर्णात्मक प्रश्न है। पहला 20 नंबर के लिए आएगा, ये बहुविकल्पीय है। वर्णात्मक जो है 50 नंबर के लिए आएगा। इस खंड में कुल 5 प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में स्पष्ट लिख दिया गया है कि उसके कितने खंड करने हैं। जो भी प्रश्न आप पढ़ेंगे उससे पहले खुद लिख दिया गया होगा कि आपको कितना करना है। एक मान लीजिए प्रश्न में लिख दिया कि 2 ही सवाल को हल करना है तो 2 ही कीजिएगा। उसमें 4 ठो लिखा होगा, 3 ठो लिखा होगा, तो बस 2 ही को हमको हल करना है, ज़्यादा नहीं करना है। ठीक है। अगला लिखा हुआ है यहाँ पे, प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख अंकित है। जो भी प्रश्न है उसके सामने जो जितना नंबर का प्रश्न है उतना वो लिख दिया गया है। प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए और अंत तक करते जाइए। उस पर समय नष्ट मत कीजिए। उस पर का मतलब जो प्रश्न आपको नहीं आता है या थोड़ा सा दिक्कत है, डाउट है, तो उसमें समय नष्ट मत कीजिए, आगे बढ़िए। जब टाइम बचेगा तब उसको प्रश्न को हल कीजिएगा। चलिए आते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न, देखते हैं कैसे होगा। पहला लिखा है कि एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार सदैव होता है। एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार सदैव होता है। पहला ऑप्शन दिया है अशांत, दूसरा दिया है शांत, तीसरा दिया आपका उपयुक्त दोनों, चौथा दिया इनमें से कोई नहीं। तो देखिए होता क्या है। सबसे पहले आपका है इसमें परिमेय संख्या, तो यहाँ लिखेंगे ये बोर्ड के द्वारा जारी गणित का जो है मॉडल पेपर है, इसको आप अच्छे से पढ़ के जाइए। और पहला मॉडल पेपर है, ऐसे ही 5 ठो लिखवाएंगे, 5 ठो जो सॉल्व कराएंगे उसको तैयारी कर लीजिएगा। तो जो परिमेय संख्या होता है इसमें 2 होता है। आपका पहला होता है शांत और दूसरा होता है अशांत आवर्ती। ध्यान ये देना है कि जब भी अशांत लिखा होगा तो वहाँ पे आवर्ती जरूर लिखा होगा, लेकिन इस वाले प्रश्न में आपको अशांत लिखा हुआ है लेकिन आवर्ती नहीं लिखा हुआ है। दूसरा ऑप्शन शांत दिया है, तो परिमेय संख्या जो है शांत होता है और अशांत आवर्ती होता है, लेकिन इसमें अशांत में आवर्ती नहीं दिया है और यहाँ शांत दिया हुआ है। यानी कि पहला का जो है एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार सदैव होता है, इसका उत्तर हो जाएगा शांत। इसका उत्तर हो जाएगा शांत।
यहाँ पे अशांत लिखा हुआ है लेकिन आवर्ती नहीं लिखा हुआ है। अगर आवर्ती लिखा होता तो तब हम लोग कन्फ्यूजन होता है, लेकिन यहीं पे अशांत लिखा हुआ है, आवर्ती नहीं लिखा हुआ है, यानी कि परिमेय संख्या का दशमलव हमेशा क्या होगा, शांत होगा। पहला हो गया। अब देखते हैं इसमें का दूसरा प्रश्न लिखा हुआ है, एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। अब क्या होता है हमको ये बताना है। तो एक लिख रहा है कि एक शून्येतर परिमेय संख्या, ये कह रहा है परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है, इसको ध्यान दीजिएगा। अगर परिमेय संख्या है, गुणा करा रहे हैं किसमें, अपरिमेय संख्या से। अपरिमेय संख्या से हम लोग गुणा करा रहे हैं। देखिए क्या होगा, परिमेय संख्या मतलब जिसे हम पी बटा क्यू के रूप में लिखते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ 2 लिखा हुआ है, 2 परिमेय संख्या हो जाएगा, 2 बटा लिख देंगे। तो अपरिमेय संख्या का मतलब होता है जो रूट में होता है और किसी का वर्ग नहीं होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे रूट में 4 लिखा हुआ है, तो 4 2 का वर्ग होता है, तो ये 2 हमारा परिमेय संख्या हो जाएगा। अब वही रूट में 3 लिखा हुआ है, तो 3 किसी का वर्ग नहीं होता है, तो ये हमारा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो यहाँ पे मान लीजिए 2 है और रूट 3 को लिख देते हैं अपरिमेय संख्या। जब दोनों का गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा, 2√3 हो जाएगा। यानी कौन संख्या आ गया हमारा, ये हमारा अपरिमेय संख्या आ गया। तो यानी कॉन्सेप्ट ये कह रहा है कि जब परिमेय संख्या का और अपरिमेय संख्या का जब गुणा होता है तो अपरिमेय संख्या होता है। क्या होता है, अपरिमेय। एक और थोड़ा समझिए कि मान लीजिए यहाँ पे प्लस है और गुणा होता है तो होता है प्लस का गुणा कराएंगे माइनस में तो होता है माइनस। ये ध्यान देना है, प्लस का गुणा होता है माइनस में तो होता है हम लोग का माइनस। ऐसे ही आप परिमेय को प्लस समझिए और अपरिमेय को माइनस समझिए। तो परिमेय का और अपरिमेय में गुणा होता है तो अपरिमेय होगा, प्लस का माइनस में गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस। इसलिए दूसरा का ऑप्शन यहाँ लिखा हुआ है, एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। पहला ऑप्शन लिखा है सदैव अपरिमेय संख्या, दूसरा ऑप्शन लिखा हुआ है सदैव परिमेय संख्या, तीसरा लिखा हुआ परिमेय अपरिमेय संख्या, चौथा लिखा हुआ है 1। तो इसका सही उत्तर होगा हमेशा वो अपरिमेय संख्या होगा, यानी कि इसका उत्तर हो जाएगा दूसरा का पहला। सदैव हमारा कौन संख्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, अब देखते हैं तीसरा, रेखाओं x बराबर 6 लिखा हुआ है, इसको ध्यान दीजिए। x बराबर 0 लिखा हुआ है, इसको ध्यान दीजिएगा। x बराबर 0 और 2x + 3y बराबर लिखा हुआ है 12 का प्रतिच्छेद बिंदु है। कौन सा बिंदु है, प्रतिच्छेद बिंदु। तो ये आपको जो है तीसरा जो चैप्टर आता है x अक्ष y अक्ष नहीं, ये 2 चर वाला जो समीकरण वाला सवाल है उसमें का है ये। तो देखिए कैसे बनेगा। ये जो आपका 7वां चैप्टर है उसमें का भी इस तरह का दिया हुआ है। तो देखिए कैसे बनेगा। प्रश्न में ये कह रहा है कि x बराबर लिखा हुआ है 0, हमको x बराबर लिख दिया गया है 0, जहाँ जहाँ x आएगा वहाँ रखेंगे हम लोग 0। अगला यहाँ पे दिया है 2x + 3y बराबर लिख दिया गया है 12। x के मान हमको रखना है 0, तो यहाँ 2 और यहाँ कर लेंगे 0 + 3 बराबर कर लेंगे 12। तो 0 का 2 में, यहाँ इंटू मतलब गुणा होता है, तो 2 का 0 में गुणा कराएंगे तो 0 का किसी भी संख्या में गुणा होता है उसका मान होता है 0। अब प्लस यहाँ हो जाएगा 3y बराबर हो जाएगा 12, यानी कि 0 में जोड़ेंगे 3y हो जाएगा, अब बराबर हो जाएगा 12। 3 यहाँ पे गुणा कर रहा है, उधर भाग करेगा तो y का मान हो जाएगा हम लोग का 12/3, भाग कराएंगे तो y का मान कितना आ जाएगा 4। y का मान आ गया 4 और x का मान आ गया है 0, यानी कि इसका हो जाएगा 0 और हो जाएगा हम लोग का 4। तो देखते हैं तीसरा का कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, 0 4। तो 0 4 में यहाँ 4 0 लिखा हुआ है, यहाँ पे 0 - 4 लिखा हुआ है, यहाँ -4 0 लिखा हुआ है और 0 4 हम लोग का दूसरा लिखा हुआ है, यानी तीसरा का दूसरा। पहला दूसरा सवाल को ऐसे तो याद देख कर टिक लगाने वाला था, लेकिन तीसरा सवाल आपको हल करना पड़ेगा तभी इसका उत्तर आ पाएगा। आप ऐसे भी डायरेक्ट इसको जो है ये तो हल किए हैं तो थोड़ा सा बहुविकल्पीय का मतलब होता है आप कम समय में ज़्यादा सवाल हल करना। तो मान लीजिए इतना हम हल किए हैं तो 4 आया है,
इसको आप यहीं से ऑप्शन से ही देख कर बता सकते थे कि कितना आ जाएगा। एक्स का मान रखिएगा जीरो तो जीरो हो जाएगा, और जीरो में जोड़ेंगे 3 तो जीरो हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 यहाँ पे गुणा कर उधर भाग करेगा तो 12 में 3 से भाग करेंगे 4 आएगा, तो 0 और 4, तो 0 4 हम लोग को इसी में दिया हुआ है, तो हम डायरेक्ट ऑप्शन देख ये सवाल को देख के ऑप्शन को हम ठीक लगा लेते हैं। तो बहुविकल्पीय का मतलब होता है कम समय में ज़्यादा सवाल को सॉल्व करना। तो प्रयास कीजिएगा, अगर बहुविकल्पीय प्रश्न अगर तुरंत देखकर ही हल किया जाए तो हल कर सकते हैं लोग। अब इसके बाद लिखा हुआ है चौथा प्रश्न, देखिए क्या लिखा हुआ है। वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 प्राप्त होता है। कह रहा है वह सबसे बड़ी संख्या, ध्यान दीजिएगा जब भी बड़ी संख्या का बात करता है तो उसके लिए निकालते हैं हम लोग HCF यानी कि मौसा। क्या निकालते हैं? मौसा। और जब भी छोटी संख्या की बात करता है उसके लिए निकालते हैं LCM यानी कि लॉस। ये ध्यान दीजिएगा। तो सबसे बड़ी संख्या हम लोग का क्या दिया है? HCF निकालना है। लिखा है जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 प्राप्त होता है। तो संख्या कौन सा होगा? पहला दिया हुआ है 13, दूसरा दिया है 65, तीसरा दिया 875 और चौथा दिया है 1750। इसका उत्तर कौन सा होगा? इसको देखिएगा कैसे होगा ये। सबसे पहले हम लोग जो है प्रश्न जो लिखा है उसको देखते हैं फिर हल करते हैं। यहाँ प्रश्न में लिखा हुआ है कि यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा। इसको आसानी से थोड़ा प्रयास कीजिएगा कि थोड़ा जल्दी से और आसानी से समझ में आ जाए। 75 और 125 का शेषफल लिखा हुआ है 5 और लिखा हुआ है 8, यानी इसमें से शेषफल ये इतना आ रहा है। शेषफल मतलब होता है माइनस, तो 70 में से हम लोग माइनस को 5 करेंगे तो हमारा हो जाएगा ये 65। 125 को कितना शेषफल बच रहा है? 8। 125 में से हम लोग घटा देंगे लोग 8, घटाएंगे तो हो जाएगा 117। अब जो संख्या आया है इसका लॉस, इसका HCF निकालना है। तो 65 का ऐसे निकालेंगे पहले, तो 5 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 13 पचे 65। फिर ये 13 से कटेगा कितने बार में? एक बार में। इसको निकालते हैं 117 को, तो ये हो जाएगा आपका 3 से पहले काटेंगे तो 3 तरीका 9, 2 बचे 3 तरीका 9, 2 बचे 27 बचेगा, 9 3 27। फिर 3 से बचे कटेंगे तो 13 बार में कटेगा, फिर 13 से काटेंगे इसको एक बार में। HCF जो निकलता है 65 का निकला हुआ है 5 गुणे 13, 117 का निकला हुआ है 3 गुणे 13। तो HCF का मतलब होता है कि जो दोनों में कॉमन होना चाहिए, दोनों में क्या होना चाहिए? कॉमन। तो देखिए 5 और 3 तो कॉमन होगा नहीं, लेकिन कॉमन क्या हो जाएगा इसका? 13, यानी कि इसका HCF कितना आ जाएगा? 13। यानी कि वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पर शेषफल 5 और 8 आता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा पहला दिया है 13। जब भी कोई भी सवाल आएगा शेषफल बद कह देगा तो उसके लिए पहले हम लोग उसमें से घटाएंगे लोग, घटाने के बाद दोनों का ये लॉसर निकालेंगे, ये गुणनखंड निकालेंगे, गुणनखंड निकालने के बाद उसका HCF निकालेंगे। HCF कितना आ जाएगा इसका? 13। तो ये इसका ऑप्शन हो गया पहला। अब आगे लिखा हुआ है 5वां, इसको भी हमको सॉल्व करना पड़ेगा। प्रश्न ये लिखा है समीकरण 2x + ay = 1 तथा 3x - 5y = 7 का कोई भी हल नहीं होगा यदि a का मान होगा। यानी यहाँ देखिए a लिखा हुआ है तो पहले इस a का मान निकालेंगे, a का ही मान निकालना है कितना आएगा। तो यहाँ लिखा हुआ है कोई हल नहीं। क्या लिखा हुआ है? कोई हल नहीं। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे हम लोग, कैसे बनाएंगे इसको ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखते हैं इसको। सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है 2x + ay = 1 लिखा हुआ है, और यहाँ पे 3x - 5y = 7 लिखा हुआ है। तो इसमें हम लोग जानते हैं कि इसमें जो x के साथ होता है वो a1 होता है, a1 का मान 2 दिया है। यहाँ जो y के साथ होता है वो b1 होता है, b1 का मान a दिया हुआ है। इसको इधर लाएंगे पहले, तो ये 1 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में होगा, यानी कि c1 का मान हो जाएगा हम लोग का -1। ऐसे इसे भी निकालेंगे हम लोग। तो यहाँ a2 होता है, ये b2 होता है, ये इधर आएंगे तो c2 हो जाएगा। तो a2 का मान हम लोग को दे दिया है 3,
P2 का मान दे दिया हम लोग का -5 और C2 का मान दे दिया है, इधर आएंगे तो हो जाएगा माइनस में 7। कह रहा है हमसे कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। जब कोई हल नहीं कब होता है, जब A1/A2 बराबर होता है B1/B2 और नॉट इक्वल होता है C1/C2। इसको हम लोग जो है समांतर रेखा भी कहते हैं, इसको हम समांतर रेखा भी कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इसी पे ये बनेगा। ये आपको जो है तीसरा चैप्टर जो है 2 चर वाला रैखिक समीकरण जो है चैप्टर उसी में से है ये। तो अब सबका मान इसमें रख देना है हमको। A1 का मान भर देना है 2, A2 का मान भर देना है 3, B1 का मान भर देना है A, अब B2 का मान भर देना है -5। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये बराबर नहीं है, तो जब बराबर नहीं है तो इसको छोड़ देंगे, इसको हल लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस इन दोनों को हल करेंगे। जब हल किया जाएगा तो इसका इसमें गुणा होगा, इसका इसमें गुणा होगा, तो ये हो जाएगा 3A और हो जाएगा माइनस में 5 दूनी 10, क्योंकि माइनस का प्लस में गुणा होगा तो माइनस। 3 यहाँ पे गुणा कर रहा है, उधर भाग करेगा, A का मान हो जाएगा हम लोग का -10/3। तो A का मान निकल गया। देखते हैं कि ये ऑप्शन दिया हुआ है कि नहीं दिया है। तो A का मान जो है -10/3 आया है, -10/3 आया, तीसरा में आया है, तो इसका उत्तर जो है हो जाएगा ये A का मान हो जाएगा -10/3। तो कैसे होगा, तो सबसे पहले आप वीडियो देख सकते हैं पीछे करके। ये जो सवाल दिया है ये द्विघात समीकरण 2 चर वाले रैखिक समीकरण से बनेगा, जो आपको तीसरे चैप्टर में दिया हुआ है। A1 A2 B2 इस मान निकाल के A का मान लिख देंगे -10/3। आगे देखते हैं छठवां प्रश्न क्या लिखा हुआ है। ये आपका जो है द्विघात समीकरण यानी जो चौथा चैप्टर है उसमें का है ये प्रश्न। ये लिखा है द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 = 0 के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन इसमें दिया हुआ है, दिए गए समीकरण का विविधकर 0 से कम होता है। समीकरण दूसरा दिया हुआ है कि समीकरण के कोई हल मूल वास्तविक नहीं है। समीकरण का विविधकर 0 है। चौथा, समीकरण के मूल वास्तविक हैं। छठा सवाल को देखिए, हल करते हैं हम लोग। पहले यहाँ लिखा हुआ है, ध्यान दीजिए क्या लिखा है, इसको यहाँ मोड़ देते हैं। लिखा है कि द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 = 0 के बारे में निम्न कथनों में से विचार कीजिए। पहले कह दे रहा है कि द्विघात समीकरण है, यानी कि ये चौथा चैप्टर का है। यहाँ देखिए विविधकर का बात कर रहा है, मूल वास्तविक है या मूल वास्तविक है या नहीं है, इसके बारे में बात कर रहा है। तो डायरेक्ट हम लोग जो है इसको हल करेंगे। यहाँ लिख देंगे 2x² - 4x + 3 = 0। जब तक इसको हल नहीं करेंगे तब तक इसका उत्तर नहीं मिलेगा। तो इसको हम लोग तुलना कराते हैं। ax² + bx + c = 0 से, यानी कि जो स्क्वायर होता है वो a का मान होता है। तो यहाँ देखिए a का मान हमको 2 दे दिया है। ये जो होता है b का मान होता है, b का मान दे दिया है -4। ये होता है c का मान, और c का मान दे दिया है 3। अगर विविधकर की बात कर रहे थे, फॉर्मूला होता है b² - 4ac, ये फार्मूला होता है d बराबर। तो इसको हल करेंगे तो b का मान दिया है -4, तो लिख देंगे -4 के स्क्वायर, फिर -4, a का मान दिया है 2 और c का मान दिया है 3। तो -4 के स्क्वायर करेंगे तो माइनस प्लस में हो जाएगा, 4 चौको 16 और माइनस 4 दूनी 8 और 8 त्रिका 24। घटाएंगे तो हो जाएगा हम लोग का माइनस में आएगा ये 8। डी का मान कितना आ गया, माइनस में आ गया 8। अब ऑप्शन देखते हैं। लिखा गया कि दिए गए समीकरण का विविधकर 0 से कम है। ध्यान दीजिएगा कि संख्या रेखा में जो होता है यहाँ 0, यहाँ होता है 1, यहाँ होता है 2, इधर आएंगे तो -1 -2। जितना हम लोग 0 से इधर बढ़ेंगे तो हम लोग का बढ़ेगा संख्या, और जितना इधर हटेंगे तो ये मान घटेगा। तो 0 से इधर और भी कम हो रहा है ये, तो कह रहा है कि दिए गए समीकरण का विविधकर 0 से कम है। बात सही है, अगर माइनस में रहेगा तो 0 से भी कम रहेगा, तो ये पहला ऑप्शन हो जाएगा। दूसरा दे रहा है कि समीकरण के कोई मूल वास्तविक नहीं है। ये आपको बताया गया है कि अगर इसको हल करते हैं, अगर प्लस में आता है तो इसका उत्तर प्लस में आएगा तो वास्तविक होगा, और बराबर ये मूल वास्तविक हो जाएगा। अगर आएगा माइनस में तो मूल वास्तविक
नहीं होगा, वास्तविक नहीं होगा, और आएगा 0 तो मूल बराबर रहेगा और वास्तविक रहेगा। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा माइनस में आ गया है तो मूल वास्तविक नहीं है। तो दूसरा भी दिया है कि समीकरण के कोई मूल वास्तविक नहीं है, ये भी ऑप्शन हो जाएगा। समीकरण का विविधकर शून्य है, ये शून्य नहीं आ रहा है, इसका उत्तर माइनस में 8 आ रहा है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। समीकरण के मूल वास्तविक है, मूल वास्तविक कब होगा, जब प्लस में आएगा, इसका उत्तर आ रहा है माइनस में, इसलिए ये ऑप्शन नहीं है। तो इसका ऑप्शन देखिए कैसे लिखा हुआ है, तो ऐसे लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन कीजिए, ए और बी। तो देखिए हम लोग ए और बी पे टिक लगाए हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा ए और बी, तो ये हो जाएगा। यहाँ ए और डी लिखा है तो ये तो सही नहीं है, तो पहला इसका उत्तर हो जाएगा ए और बी। यानी इसको हल करेंगे और इस वाले फार्मूले पर हल करेंगे, विविधकर वाले पे अगर प्लस में आएगा तो वास्तविक होगा मूल, आएगा माइनस में तो वास्तविक मूल नहीं होगा। अब जब आएगा 0 तो मूल बराबर थी, हम लोग का माइनस में आ रहा है, यानी कि 0 से भी कम है, 0 से भी कम है, और ये मूल वास्तविक भी नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का बी। तो ये बी पर टिक लगा लेंगे। अब आगे देखते हैं हम लोग 7वां प्रश्न क्या कह रहा है, कैसे बनेगा। 7वां कह रहा है AOBC एक आयत है, आयत समझते हैं जिसके आमने सामने भुजा बराबर होता है, जिसके 3 शीर्ष दिया है, 3 ही दिया है, A 0 3, O भी दिया है 0 3 और B दिया है 5 0। तो इसका विकर्ण कितना होगा ये पूछ रहा है। तो देखिए पहले इसका बनाते हैं चित्र कैसे बनेगा। यहाँ पे प्रश्न 7वां ये दिया है कि पहले AOBC एक आयत है, आयत का मतलब होता है आमने सामने भुजा क्या होता है, बराबर होता है, तो हम लोग ऐसे बना लेते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे इसको ले लेते हैं A, इसको मान ले सकते हैं B, इसको मान लेते हैं, इसमें AO दिया है इसलिए इसको O मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं B और इसको मान लेते हैं C, ये हमारा O है। A का मान दिया हम लोग का 0 3, फिर O का मान भी दिया हम लोग का 0 3 और B का मान दिया है 5 0 दिया है, ठीक है। इसके बाद ये कह रहा है कि इसका विकर्ण, विकर्ण का मतलब देखिए विकर्ण तो हमारा OC और AB होगा, लेकिन O का मान दिया है, C का मान नहीं दिया, इसलिए इसको नहीं मिलाएंगे, A को मिला देंगे B से, क्योंकि A और B का मान हम लोग को दिया है, तो इसको बोलते हैं विकर्ण। क्या बोलते हैं इसको, विकर्ण। ये आप लोग का 7वां चैप्टर है उसमें क्या आ गया है, तो निर्देशांक ज्यामिति में क्या आ गया है, तो AB का विकर्ण निकालना है, विकर्ण का मतलब इसका दूरी निकालना है, तो यहाँ लिख देंगे AB की दूरी। तो दूरी निकालने का फॉर्मूला होता है रूट में, या 1 मिनट, A का मान हम लोग का दिया हुआ है 0, लिख देते हैं यहाँ पे 0 3 और B का मान दिया हम लोग का 5 0, ठीक है। पहला जो होता है x1 का मान होता है 0, यहाँ y1 का मान हो जाएगा हम लोग का 3, यहाँ x2 का मान हो जाएगा हम लोग का 5 और y2 का मान हो जाएगा हम लोग का 0। दूरी निकालना है तो यहाँ निकाल लेते हैं AB की दूरी, दूरी का फॉर्मूला होता है रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये होता है रूट में। तो ये दूरी निकालने का फॉर्मूला होता है। यहाँ ध्यान दीजिए x2 का मान दिया है 5, तो यहाँ लिख देंगे 5, हम माइनस x1 का मान लिखा है 0, तो ये लिख देंगे होल स्क्वायर प्लस y2 का मान लिखा है 0 और y1 का मान दिया है 3 का स्क्वायर कर लेंगे। 5 में से घटाएंगे 0 तो हो जाएगा 5, 5 का स्क्वायर, और 0 में से घटाएंगे -3 तो हो जाएगा -3 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा हम लोग का 25, प्लस माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस में हो जाएगा, प्लस का प्लस में गुणा करेंगे प्लस होगा, और 3 तरीका हो जाएगा ये 9, अब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग का 34। ध्यान दीजिए 25 में जोड़ेंगे 9 तो हो जाएगा 34, ये 34 किसी का वर्ग होता है, नहीं होता है, यानी कि इसका जो है दूरी विकर्ण कितना आएगा, रूट में 34। देखिए ऑप्शन दिया है कि नहीं दिया है, पहला ऑप्शन दिया है 5, दूसरा दिया है 3, तीसरा दिया है रूट में 34, यहाँ रूट में दिया है 34 और चौथा दिया हुआ है 4, यानी इसका तीसरा ऑप्शन हम लोग क्या है, ये सही है। आगे देखते हैं 8वां प्रश्न क्या लिखा है। यदि समीकरण x² + kx - 5/4 = 0 का एक मूल
1/2 है तो के का मान निकालना है। ये प्रश्न बार बार आता है, इस पर ध्यान दीजिएगा। एक मूल दे दिया है, एक मूल हम लोग क्या कर दिया है, दे दिया है, तो हमको के का मान निकालना है। ऑप्शन 2 -2 1/4 और 1/2 दिया है, तो ये कितना आएगा इसको ध्यान देते हैं। यहाँ पे इसको हल किया जाता है, यहाँ इसको हल कर दे रहे हैं। यहाँ सवाल को इधर लाते हैं। सवाल यहाँ लिखा हुआ है कि एक मूल लिख दिया है 1/2। सवाल ये द्विघात समीकरण वाला है, यानी कि हम लोग को x का मान हम लोग को 1/2 दे दिया है। x का मान 1/2 दे दिया है और सवाल यहाँ लिखा हुआ है x² + kx - 5/4 बराबर 0। इस सवाल को हल करेंगे, जितना आएगा हम लोग का के का मान निकल जाएगा। x का मान रखना है 1/2, जहाँ जहाँ x आएगा वहाँ रख देंगे लोग 1/2। तो यहाँ लिख देंगे हम लोग 1/2 का स्क्वायर प्लस यहाँ के, फिर यहाँ लिख देंगे x का मान 1/2, फिर माइनस हो जाएगा 5/4 बराबर 0। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, ये हो जाएगा 2 दूनी 4, ठीक है, प्लस इसका गुणा कराएंगे तो हो जाएगा k/2, हो जाएगा माइनस हो जाएगा 5/4 बराबर 0। के का मान निकालना है तो इन दोनों को इधर लाते हैं, तो हो जाएगा k/2, ये माइनस में है जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 5/4, ये प्लस में है आएगा तो हो जाएगा माइनस में हो जाएगा 1/4। दोनों का हर एक जैसा है तो आसानी से हल कर लेंगे, 1/4 ही देंगे, ये हो जाएगा 5 माइनस हो जाएगा 1। दोनों का हर बराबर होता है तो इसको उतार लेते हैं, तो यहाँ पर k बराबर घटाएंगे तो हो जाएगा हम लोग का k/2 बराबर हो जाएगा, घटाएंगे तो 4/4, काटेंगे तो हो जाएगा k/2 बराबर हो जाएगा हम लोग का 1। k का मान निकालना है तो 2 यहाँ भाग कर रहा है, इधर क्या करेगा गुणा, यानी कि हम लोग का k का मान हो जाएगा 2 एकम 2, यानी k का मान हम लोग का आ जाएगा 2। तो इसमें देखते हैं ऑप्शन दिया है कि नहीं दिया है, तो पहला ही ऑप्शन दिया हुआ है k का मान 2, तो इसका उत्तर हो जाएगा हम लोग का 2। 9वां प्रश्न दिया है कि 2 त्रिभुज समरूप होते हैं। ध्यान दीजिएगा, यह कि 2 त्रिभुज समरूप होते हैं, कब होते हैं, यदि उनके संगत कोण बराबर हो, इनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात समानुपाती में हो। सॉरी, ये 10वां में नहीं, ये त्रिभुज चैप्टर में आएगा, जो आपका 6वां चैप्टर जो दिया है वो त्रिभुज चैप्टर में आएगा। तो 2 त्रिभुज समरूप कब होता है, यदि उनके संगत कोण बराबर होता है। बात सही है, संगत कोण भी क्या होगा, बराबर होगा। इनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात यानी कि समानुपाती में होती है। ये भी बात सही है कि इनका जो है एक भुजा जो होता है संगत भुजा वो क्या होता है, समानुपाती होता है। तो ये दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ लिखा हुआ है उपयुक्त दोनों, तो 9वां का तीसरा उत्तर हो जाएगा उपयुक्त दोनों। आगे देखते हैं 10वां प्रश्न क्या लिखा हुआ है। 10वां प्रश्न लिखा हुआ है, यदि एक समकोण त्रिभुज ABC में कोण C का मान 90, AC बराबर 3 सेंटीमीटर और BC बराबर 4 सेंटीमीटर, तो बिंदु C से जाने वाली माध्यिका की माप है। माध्यिका की माप कितना आएगा ये हमसे पूछ रहा है। तो देखिए कैसे बनेगा ये। सबसे पहले इसके लिए हम लोग क्या कह रहा है, प्रश्न ये कह रहा है कि कोण C 90 का है। 90 का मतलब यहाँ समकोण त्रिभुज बन गया है। तो पहले यहाँ बनाएंगे लोग हम लोग समकोण त्रिभुज, ऐसे बनता है समकोण त्रिभुज। और C 90 का है, यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा, 90 का हो जाएगा। एक लिख देते हैं, इसको B लिख देते हैं, ठीक है। AC का मान दिया हुआ है 3, AC मतलब ये मान दे दिया है 3 सेंटीमीटर, और BC दिया है 4 सेंटीमीटर। BC मतलब यहाँ से यहाँ तक दे दिया है 4 सेंटीमीटर। तो C से जाने वाली माध्यिका का माप निकालना है। अब यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिए कि समकोण बन गया है, समकोण के सामने वाला होता है हम लोग का कोण, 90 के सामने वाला होता है कोण। इसको मान लेंगे लंब और इसको मान लेंगे आधार। तो लंब आधार दे दिया है, 3 दिया है और 4 दिया है। किसका मान नहीं दिया, कोण का मान। तो ये हम लोग बनाएंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से बनाएंगे इसको। तो इसका फॉर्मूला होता है कोण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये इसका मेन फार्मूला है, इसमें मान रखेंगे। तो ये हो जाएगा कोण स्क्वायर बराबर लंब का मान दे दिया है
3, 3 का स्क्वायर, आधार दे दिया है 4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 तरीका 9, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 25, यानी कोण स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25, यहाँ स्क्वायर है इधर आएगा तो रूट में होता है, तो यानी कोण बराबर हो जाएगा रूट में 25। अब 25 किसका वर्ग होता है, तो ये होता है हम लोग का 5 का, यानी कोण का मान आ जाएगा हम लोग का 5, तो यहाँ लिख देंगे 5। ठीक है, अब ये प्रश्न कह रहा है 5, देखिए इसमें 5 ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो ये प्रश्न क्या कह रहा है, तो बिंदु सी से जाने वाली माध्यिका की माप पूछ रहा है। मान लीजिए यहाँ बिंदु सी है, सी से एक ऐसे हम लोग खींच दे रहे हैं, इसी को माध्यिका बोलते हैं। जब माध्यिका खींचेंगे तो ये टोटल यहाँ से यहाँ तक 5 था, अब माध्यिका का मतलब होता है 2 बराबर भागों में बांटना, तो जब 2 बराबर भागों में बांटेगा तो ये हम लोग आधा हो जाएगा, यानी कि ये भी 2.5 हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा 2.5 हो जाएगा, यानी कि इसका 2.5 सेंटीमीटर देखिए ऑप्शन दिया होगा, देखिए पहला दिया हुआ है 2.5 सेंटीमीटर। तो अगर सिर्फ हम लोगों को ऐसे माध्यिका नहीं लिखा होता तो हम लोग बस कोण का मान 5 निकाल दिए देते, लेकिन कह रहा है कि बिंदु सी से जाने वाली माध्यिका का माप भी निकालना है, तो इसके लिए पहले यहाँ से माध्यिका बनाएंगे तो इसको आधा कर देगा, आधा करेगा मतलब यहाँ से यहाँ जब 5 था तो ये हो जाएगा 2.5 और ये भी हो जाएगा हम लोग का 2.5, यानी कि हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। 10वां का पहला ऑप्शन सही है। अब देखते हैं 11 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। 11 नंबर प्रश्न कह रहा है कि एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है, तो इस समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई कितना होगा ये पूछा है। और यहाँ कह रहा है कि समचतुर्भुज, क्या कह रहा है, समचतुर्भुज का मतलब होता है इसका प्रत्येक जो है भुजा आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो देखिए कैसे बनेगा, इसके लिए समचतुर्भुज बनाएंगे पहले, मतलब चारों भुजा आपस में क्या होगा, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, चारों भुजा आपस में हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक बराबर। ठीक है, नाम भी लिखा है, चलिए नाम हम कुछ भी लिख सकते हैं, इसमें लिख देते हैं ए बी सी और ये हो जाएगा हम लोग का डी हो जाएगा। ठीक है, इसमें कह रहा है कि समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 16 और 12 दे दिया है। मान लीजिए कि इस वाले का लंबाई दे दिया है 16 और इस वाले का दे दिया है 12, ऐसे दे दिया है, कुछ अलग होगा थोड़ा इधर उधर। तो यहाँ से यहाँ तक दे दिया है 16, कितना दे दिया है 16, और यहाँ से यहाँ तक दे दिया हम लोग का 12, दे दिया है हम लोग का 12, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ध्यान दीजिए, जब समचतुर्भुज में विकर्ण जो बनता है तो यहाँ पे हो जाता है 90 का, कितने का बनता है, ये सब बनता है 90 का बनता है सब ये कोण। जब यहाँ से यहाँ तक 16 दिया है, जब इसका ये जब विकर्ण इसमें खींच दिया गया तो आधा बांट दिया है, मतलब ये भी 8 का हो जाएगा और ये भी हम लोग का 8 का हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 12 दिया है तो इसको आधा करेंगे तो ये भी 12 हो गया, तो इसका भी आधा कितना हो जाएगा, यहाँ से तो 12 है तो इसका आधा 6 होगा, तो इसका भी आधा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग ये त्रिभुज इस प्रकार का बन जाएगा, ऐसे कुछ जो है बन जाएगा, ये ऐसे बन गया है। और ये जब बनता है तो 90 का बनता है, कितने बनता है ये 90 का, ये वाला 8 आ गया है और ये वाला 6 आ गया है। इसको पलटेंगे तो ये हम लोग का समकोण त्रिभुज ऐसे बन जाएगा, ऐसे समकोण बन जाएगा। ठीक है, ये 8 हो गया, ये 6 हो गया है। तो 90 के सामने वाला हमारा क्या होता है, कोण होता है, इसके सामने वाला भी कोण होगा, यानी कि लंब दे दिया है मान लीजिए और आधार दे दिया है, बचेगा कोण, तो कोण का मान निकालना है। तो इसके लिए हम निकालेंगे लोग पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय। तो इसमें देखिए हम लोग का लंब का मान दे दिया है 8 सेंटीमीटर, आधार दे दिया है 6 सेंटीमीटर, कोण का मान पूछ रहा है। तो जानते हैं फॉर्मूला होता है कोण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब इस पर मान रख के हल करेंगे, तो लंब दिया है हम लोग का 8, तो 8 का स्क्वायर करेंगे, आधार दिया है 6 तो 6 का स्क्वायर करेंगे, 8 का स्क्वायर होता है 64, 8 की में 8 से गुणा कराएंगे तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा हम लोग का 100। कोण स्क्वायर बराबर 100, यहाँ स्क्वायर जाएगा तो रूट में होगा, कोण बराबर हो जाएगा रूट में 100। 100 किसका वर्ग होता है 10 का, यानी कोण का मान आ गया 10, कितना जाएगा 10। देखते हैं इसमें ऑप्शन दिया है कि नहीं दिया है। 11 नंबर प्रश्न का ऑप्शन जो है यहाँ दिया हुआ है, देखिए 9 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर
8 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यानी कि इसका हम लोग को निकाले थे 10, तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो सब पसंद आ रहा होगा। अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए और आने वाले परीक्षा की तैयारी हमारे चैनल से कीजिए। आपको हर विषय का कम से कम 4, 5, 6 मॉडल पेपर लिखवाया जाएगा। पेपर में कैसे लिखना है इसकी तैयारी कराया जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग 12वां प्रश्न क्या लिखा है। 12 लिखा हुआ है कि दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4 संबंध 9 के अनुपात में है। इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, ये पूछा है कि इसका उत्तर कितना आएगा। ये आपको जो 6वां चैप्टर पढ़े हैं उसमें का है ये। तो देखिए क्या होगा। सबसे पहले भुजा का मान दे दिया है, अनुपात दे दिया है। त्रिभुज भुजा का अनुपात दे दिया हम लोग का। 4 संबंध दे दिया है, 9 दे दिया है। ठीक है, हमसे पूछ रहा है कि इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात पूछ रहा है, कितना आएगा। तो ध्यान दीजिएगा, अनुपात का मतलब होता है बटा। क्या होता है, दो समरूप त्रिभुज कह रहा है, तो इसके लिए होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक त्रिभुज बना दिए हैं, इसका नाम A B C हो गया है, और ऐसे मान लीजिए बना दिए हैं, थोड़ा बड़ा हो जाएगा, मान लीजिए P Q R हो गया। दोनों का अनुपात निकालना है, तो यहाँ निकालेंगे त्रिभुज A B C का क्षेत्रफल, अनुपात में होता है बटा, और त्रिभुज A P Q R का क्षेत्रफल। इसका फॉर्मूला होता है भुजा स्क्वायर, होता है भुजा स्क्वायर। इसका भी हो जाएगा भुजा स्क्वायर। ठीक है, तो पहले वाले का दे दिया है 4, तो 4 का स्क्वायर करेंगे। दूसरे वाले का दे दिया है 9, तो 9 का स्क्वायर करेंगे। तो 4 का स्क्वायर होता है 16, और 9 का स्क्वायर होता है हम लोग का 81। यानी कि इसका अनुपात जो है कितना आएगा, 16/81। इसी को लिख सकते हैं 16 अनुपात लिख सकते हैं यहाँ पे 81। ऑप्शन देखते हैं दिया है कि नहीं दिया है। तो इस वाले में हम लोग को ऑप्शन 16/81 चौथा में दिया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा चौथा में। ठीक है, अब देखते हैं तीसरा प्रश्न कैसे बनेगा। तीसरा जो प्रश्न है उसको हम लोग 2 तरीके से बना सकते हैं। अब आपको हम समझाते हैं, जो विधि आपको समझ में आए। तीसरा प्रश्न दिया है कि 4 tan थीटा बराबर लिखा है 3, तो 4 sin थीटा माइनस कॉस थीटा अपान 4 sin थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर है, किसके बराबर है, 2/3 के, 1/3 के, 1/2 के, 3/4 के। यही पूछ रहा है। तो देखिए कैसे बनेगा। सबसे पहले जो है बता रहे हैं आपको हम, यहाँ लिख दिया गया 4 tan थीटा बराबर लिख दिया गया 3। तो यहाँ 4 यहाँ पे गुणा कर रहा है, उधर भाग करेगा, यानी कि हो जाएगा tan थीटा बराबर 3/4। tan का मान कितना आ गया, 3/4। अब इसको हम लोग जो है इस तरीके से हल कर सकते हैं कि इसके लिए हम लोग ऐसे बना लेंगे, समकोण बना देंगे त्रिभुज। ये A है, ये B है और C है, 90 का होगा। तो इसके लिए tan होता है हम लोग का, लाल बटा क्या कैसे पढ़ेंगे, तो लंब बटा होता है आधार। tan होता है लंब बटा आधार। लंब ये दिया है, आधार ये दिया है, तो लंब दिया है 3, आधार दे दिया है 4। हमको कोण, इसका मान नहीं दिया है, नहीं कोण निकालेंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। तो कोण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब दिया है 3, 3 का स्क्वायर, आधार दिया है 4, 4 का स्क्वायर। 3 त्रिका 9, 4 चौको 16, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 25। कोण स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25। अब यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ रूट में होगा, तो कोण बराबर हो जाएगा रूट में 25। 25 किसका वर्ग होता है, तो 5 का, तो यानी कोण का माना जाएगा 5। तो यहाँ लिख देंगे हम लोग 5। ठीक है, अब हमको निकालना क्या है, इसको देखिए, हमको निकालना है 4 sin थीटा माइनस कॉस थीटा बटा 4 sin थीटा प्लस कॉस थीटा। इसका मान निकालना है। देखिए इसको हल करते हैं कितना आता है। यहाँ पे 4 कर लेंगे
और यहाँ पे इंटू है मतलब गुणा करेंगे। साइन का मतलब होता है लंब बटा कोण, लाल बटा काका से पढ़ाया गया है। तो लंब इसमें दे दिया हम लोग का 3 और कोण दे दिया इसका 5, तो कर देंगे 3/5 माइनस कॉस होता है आधार बटा कोण, तो आधार दे दिया है 4 और कोण दे दिया है 5। सेम वही काम यहाँ भी करेंगे। 4 गुणा साइन होता है लंब बटा कोण, तो लंब दिया है 3, कोण दिया है 5, प्लस कॉस दिया आधार बटा कोण, तो 4 बटा हो जाएगा 5। आगे देखते हैं, गुणा है तो गुणा कराएंगे दोनों में, तो 4 तिहाई ये ऊपर गुणा होता है अंश का अंश में, 4 तिहाई 12 बटा हो जाएगा 5, माइनस हो जाएगा 4/5। ये वाला हो जाएगा 4 तिहाई 12/5 प्लस हो जाएगा 4/5। दोनों का हर एक जैसा है तो आसानी से जोड़ देंगे इसको, तो इसका हर 5 लिख देंगे, तो हो जाएगा 12 माइनस 4, और यहाँ पे हो जाएगा दोनों का हर भी 5 है, तो 12 प्लस हो जाएगा हम लोग का 4, तो घटाएंगे तो हो जाएगा 8/5, और ये हो जाएगा 16/5। ये ध्यान दीजिए दोनों का हर एक जैसा है तो 5 से 5 कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 8 बटा हो जाएगा 16। इसको काटेंगे लो, तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, यानी इसका मान कितना आएगा 1/2। इसका उत्तर कितना आएगा 1/2। देखते हैं ऑप्शन दिया है कि नहीं दिया है, तो देखिए 1/2 तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है। इसको थोड़ा सा बड़ा हो गया है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये वाला जो मेथड है ये आपको थोड़ा बड़ा मेथड हो गया है। इसी को देखिए शॉर्टकट में कैसे बनाएंगे सिंपल तरीके से। ये डायरेक्ट यहाँ पे जैसे लिखना था 4 tan थीटा बराबर 3 दिया है, 4 यहाँ पे गुणा कर भाग करेगा, तो tan थीटा बराबर हो जाएगा हम लोग का 3/4, ये तो हो जाएगा। अब यहाँ से निकालना उसको, देखिए यहाँ दिया 4 sin थीटा माइनस कॉस थीटा बटा 4 sin थीटा प्लस कॉस थीटा, ये हमको निकालना है। इस पे देखते हैं, सिंपल मेथड से ये वाला बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे tan दिया है और यहाँ पे sin दिया है, तो हमको यहाँ tan लाना पड़ेगा क्योंकि tan का मान दिया हुआ है। तो इसमें अगर हम दोनों में अगर cos से भाग देंगे तो sin बटा cos tan हो जाएगा, और ये हमारा 1 हो जाएगा। ये भी sin बटा cos tan हो जाएगा और ये भी हमारा 1 हो जाएगा। यानी कि दोनों में क्या कर रहे हैं हम लोग, sin थीटा से क्या कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं। ये हो जाएगा cos थीटा बटा हो जाएगा यहाँ भी cos थीटा, यहाँ भी 4 sin थीटा, इसमें हम लोग cos थीटा से भाग कराएंगे, cos थीटा बटा हो जाएगा cos थीटा। यहाँ देखिए तो हो जाएगा 4, और साइन बाई cos होता है हम लोग का tan थीटा, ये कट जाएगा तो हो जाएगा हम लोग का माइनस में 1। फिर यहाँ भी साइन बटा cos हो जाएगा tan थीटा, ये भी कट जाएगा तो हो जाएगा हम लोग का 1। आगे देखते हैं, यहाँ 4 और यहाँ tan का मान दिया हुआ है, तो यहाँ लिख देंगे गुणा, tan का मान दिया हम लोग का 3/4 माइनस 1, फिर यहाँ पे 4 3/4 प्लस में 1, 4 4 कटेगा, यहाँ भी 4 4 कटेगा, ऊपर बचेगा हम लोग का 3 माइनस 1, नीचे बचेगा 3 प्लस 1। दोनों को जोड़ेंगे, ये घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4, काटेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी कि हो जाएगा हम लोग का 1/2। देखिए कुछ जो है आसान तरीके से 1/2 आ गया है। तो जो मेथड समझ में आए बस इसको सॉल्व नहीं करना है, बस इसमें ट्रिक लगाना है। तो कौन सा मेथड से हम लोग जल्दी से इसको हल कर लेते हैं, ये ज़्यादा ज़रूरी है। तो 13वां का ऑप्शन हो जाएगा तीसरा 1/2। अब देखते हैं 14 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है कि साइन 75 डिग्री बटा कॉस 15 डिग्री का मान कितना होगा। ये ध्यान दीजिए कि साइन में 30 45 60 90 यही सब मान होता है, 15 का और 75 का मान नहीं होता है। तो इसका मान देखिए कैसे निकलेगा, यहाँ देखते हैं। जो सवाल दिया है 1 से कम ऑप्शन दिया हुआ है, पहला 1 दिया है, फिर 1 से अधिक दिया है, फिर 0 दिया है। तो देखिए कैसे बनेगा ये। यहाँ दिया है साइन 75 डिग्री बटा लिखा है कॉस 15 डिग्री। ये ध्यान देना है कि दोनों का मान नहीं होता है। तो टेबल होता है ट्रिगोनोमेट्री का टेबल, इसमें दोनों का मान नहीं होता है। तो दोनों में से किसी एक को बदलेंगे, दोनों को नहीं बदला जाएगा, एक को बदला जाएगा। तो हम मान लीजिए बदल रहे हैं ऊपर वाले को, तो ऊपर लिखा हुआ है साइन
अब बदलने का मतलब होता है 90 में से हम लोग कितना घटाएंगे, 75 हो जाएगा, तो घटाएंगे 15 तो हो जाएगा 75। अब बटा नीचे वाला कैसे उतार देना है, कॉस 15 और साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो यहाँ पे कॉस थीटा का मान लिख दिया है 15 और नीचे लिखा हुआ है कॉस 15, तो वही कॉस बटा 15 कॉस बटा 15 कट जाएगा, हम लोग का आंसर आ जाएगा 1। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ दूसरा 1 दिया, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 1। दोनों का मान नहीं होता है तो इसलिए हम बदल रहे हैं, दोनों को नहीं किसी एक को बदल लेंगे और काटेंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा 1। 15 प्रश्न क्या लिखा है इसको देखते हैं। लिखा है कि दो गोलों के आयतनों का अनुपात 64 संबंध 27 है, उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या है ये बताना है। ऑप्शन दिया है 3 संबंध 4, 4 संबंध नहीं सॉरी पहले देखते हैं 15 नंबर प्रश्न। लिखा है कि एक वृत्त का परिमाप वर्ग के परिमाप के बराबर है। यहाँ कह रहा है वृत्त का परिमाप और यहाँ कह रहा है वर्ग का परिमाप बराबर है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा ये पूछ रहा है। पहला ऑप्शन 22 संबंध 7 दिया है, दूसरा 14 संबंध 11, 7 संबंध 22, 11 संबंध 14, कितना आएगा ये पूछ रहा है। इसको देखते हैं कैसे बनेगा, इसको ध्यान से दीजिएगा। ये प्रश्न आप लोगों को वृत्त और वर्ग दोनों का कह दे रहा है। देखिए कैसे बनेगा। सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है एक वृत्त का परिमाप एक वर्ग का परिमाप। देखिए वृत्त जो होता है ये होता है गोला होता है, और वर्ग का मतलब होता है जिसके चारों भुजा आपस में क्या होता है बराबर होता है, तो ये हम लोग का एक वर्ग हो गया चारों भुजा। वृत्त में यहाँ केंद्र होता है, यहाँ पे आर होता है, त्रिज्या होता है, और वर्ग में प्रत्येक भुजा कितना होता है बराबर होता है, यानी कि ए होता है। भुजा को ए से नोट करते हैं और यहाँ से यहाँ तक को आर से नोट करते हैं। तो ये कह रहा है कि एक वृत्त का परिमाप वर्ग के परिमाप के दोनों क्या है बराबर है, दोनों बराबर। यहाँ लिखेंगे वृत्त का परिमाप, इसी को परिमाप को बोलते हैं परिधि। क्या बोला जाता है परिधि। बराबर क्या कह रहा है वर्ग का परिमाप, और दोनों आपस में क्या है ये बराबर है। तो देखिए उसको हल करते हैं। तो वृत्त का परिमाप का फॉर्मूला होता है यानी परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। क्या होता है 2 पाई आर, और वर्ग का होता है भुजा स्क्वायर। भुजा का मान दिया है ए नहीं, वर्ग का परिमाप होता है 4a होता है 4a। 4 भुजा मतलब ए का मान भुजा दिया हुआ है, तो यहाँ हो जाएगा हम लोग का 4a। इससे हम लोग को आर का मान निकालना है। आर का मान कैसे निकलेगा, तो यहाँ 2 पाई यहाँ पे गुणा कर रहा है, उधर भाग करेगा, आर का मान हो जाएगा 4a अब बटा हो जाएगा 2 पाई। 2 से काटेंगे इसको 2 बार में, तो यानी आर का मान हो जाएगा 2a बटा पाई। ये हम लोग का आर का मान निकल गया। अभी जहाँ पे क्षेत्रफल निकालने के लिए इसमें कह रहा है जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो उसमें आर का मान हमको रखना होगा। ठीक है, ये आर का मान निकल गया। हमसे कह रहा है इसमें कि उनके क्षेत्रफलों का अनुपात, अनुपात का मतलब होता है बटा, तो उनके क्षेत्रफल मतलब वृत्त का और वर्ग का। तो पहले यहाँ लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल, पहले जो होता है उसको पहले लिखा जाता है, अब बटा वर्ग का क्षेत्रफल, पहले जो होता है उसी को लिखा जाता है पहले। तो वृत्त का फॉर्मूला होता है हम लोग का, वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, और वर्ग का होता है भुजा स्क्वायर। अब भुजा का मान यहाँ दिया है ए, तो ये हो जाएगा हम लोग का ए स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आर आ गया है, तो इसी आर का मान यहाँ रखना है, तो ये हो जाएगा हम लोग का पाई। आर का मान रखना है 2a बटा रख देंगे यहाँ पे पाई का होल स्क्वायर, और बटा ये हो जाएगा हम लोग का ए स्क्वायर। यहाँ पाई स्क्वायर का मतलब इसको 2 बार लिखेंगे, 2a बटा पाई गुणे 2a बटा हो जाएगा पाई, नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है ए स्क्वायर। ठीक है, पाई से पाई कटेगा, इन दोनों को जब गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 2 दूनी 4a स्क्वायर, बटा हो जाएगा हम लोग का पाई, और बटा हो जाएगा हम लोग का ए स्क्वायर। ठीक है, यहाँ देखिए इसको अगर हम लोग बटा 1 लिख देंगे
तो शुरू का गुणा होता है लास्ट में और बीच का गुणा होता है बीच में। थोड़ा सा जगह कम है, देखिए यहाँ पे जो शुरू में है और लास्ट में गुणा कराते हैं, यहाँ बनाते हैं। तो 4a² का एक में गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 4a², और नीचे यहाँ बचेगा पाई में इससे गुणा कराएंगे तो हो जाएगा πa², स्क्वायर से स्क्वायर कटेगा, ये हो जाएगा 4 पाई। अब पाई का मान होता है 22/7, तो यहाँ लिख देंगे 22/7। फिर ये 7 चला जाएगा ऊपर, तो 7 का गुणा होगा 4 में, तो 7 चौको 28 बटा हो जाएगा हम लोग का 22। दोनों को काटेंगे 2 से तो हो जाएगा 14 दूनी 28 और 11 दूनी 22, यानी कि संबंध निकालेंगे तो हो जाएगा 14, संबंध होगा 11। देखिए इसका ऑप्शन दिया है कि नहीं दिया है, तो 14 संबंध 11 ने दूसरा ऑप्शन दिया है, 15 का दूसरा हो जाएगा। देखते हैं 16 नंबर प्रश्न लिखा है, दो गोलों के आयतनों का अनुपात 64 संबंध 27 है, उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या है ये पूछ रहा है। पहला दिया है 3 संबंध 4, दूसरा दिया 4 संबंध 3, तीसरा दिया 9 संबंध 16, चौथा दिया 16 संबंध 9 दिया है। तो देखिए कैसे बनेगा। सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है दो गोलों के आयतनों का अनुपात लिखा है 64 संबंध 27, यानी कि 2 ठो गोला है, 27 दिया है और 64 दिया है, यानी एक छोटा बड़ा होगा। तो मानते हैं कि ये वाला बड़ा वाला गोला हो गया और ये थोड़ा छोटा वाला हो गया, ठीक है। बड़े वाले गोले का जो त्रिज्या है इसको हम लोग कैपिटल R मान ले रहे हैं लोग, इस वाले का मान स्मॉल r मान ले रहे हैं लोग, ठीक है। दोनों का आयतनों का अनुपात, अनुपात मतलब होता है बटा, आयतन, तो पहले यहाँ लिख देंगे गोले का आयतन, अनुपात मतलब बटा करेंगे, इसका गोले का आयतन, अनुपात में होता है बटा। हम लोग गोले का आयतन का फार्मूला होता है 4/3 πr², ये फार्मूला होता है गोले का आयतन का। तो यहाँ दोनों रखेंगे हम लोग मान की, अब बराबर ये दे दिया है कितना 64, संबंध को मतलब होता है बटा दे दिया है 27। गोले का आयतन का फार्मूला होता है 4/3 पाई, यहाँ r पहले वाले को हम लोग कैपिटल R माने थे, यानी देंगे कैपिटल R का क्यूब, अब दूसरा वाला स्मॉल मान ले हैं तो 4/3 ये भी हो ही रहेगा, r³ बराबर 64 बटा हो जाएगा हम लोग का 27। ध्यान दीजिए ये भी बटा में 4/3 है, ये भी बटा में 4/3 है, तो इससे कट जाएगा, यहाँ भी पाई है बटा में, तो पाई से पाई कट जाएगा। यहाँ बचेगा हम लोग का r³, ये स्मॉल r³ बराबर हो जाएगा, क्यूब दिया है तो इसको भी क्यूब लाते हैं, तो ये होता है 4 का क्यूब और ये होता है 3 का क्यूब, मतलब 4 का 3 बार गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 64 और 3 का 3 बार गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 27। इसका होल क्यूब ऐसे लिख देते हैं, इसको भी r बटा स्मॉल r का क्यूब बराबर हो जाएगा 4/3 का क्यूब, तो ये क्यूब से क्यूब कट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा r बटा स्मॉल r बराबर हो जाएगा 4 हो जाएगा 3, यानी कि कैपिटल R का मान R संबंध R, यानी कि हो जाएगा ये 4 संबंध 3, यानी कैपिटल R का मान 4 आ गया और स्मॉल r का मान 3 आ गया। अभी हमारा उत्तर नहीं आया है, आगे पूछ रहा है इनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात भी पूछ रहा है, इसका क्षेत्रफल भी पूछ रहा है कि क्षेत्रफल कितना आएगा। तो देखिए तो यहाँ आप लिखेंगे क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो यहाँ गोले का क्षेत्रफल, अनुपात मतलब नीचे वाले का, गोले का क्षेत्रफल दोनों लिखेंगे। तो गोला का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 4πr², क्या होता है 4πr², गोले का क्षेत्रफल का होता है 4πr²। तो यहाँ लिख देंगे 4π, पहले वाले को कैपिटल R माने हैं तो यहाँ कैपिटल R का स्क्वायर करेंगे, दूसरे वाले का ये हो जाएगा 4π स्मॉल में r²। आगे तो यहाँ देखिए 4π से 4π कट जाएगा, यहाँ बचेगा स्मॉल कैपिटल R और ये हो जाएगा स्मॉल r। तो अभी कैपिटल R का मान कितना निकला हुआ है 4 निकला है, तो 4 का स्क्वायर करेंगे, स्मॉल r का मान 3 निकला हुआ है, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर करेंगे। तो 4 का स्क्वायर होता है 16 और 3 का स्क्वायर होता है 9, यानी कि इसको अनुपात लिखेंगे तो 16 संबंध हो जाएगा हम लोग का 9। देखते हैं इसमें ऑप्शन दिया है कि नहीं दिया है, तो 16 संबंध 9, यानी कि चौथा सब ऑप्शन दिया हुआ है।
तो इसका चौथा ऑप्शन ये सही हो जाएगा। ठीक है। 17 नंबर प्रश्न दिया है, 1 से 10 तक की धनात्मक विषम, क्या कह रहा है यहाँ पे, धनात्मक विषम संख्याओं का समांतर क्या होगा, ये पूछ रहा है। 1 से 10 तक का कोई विषम कह रहा है, तो देखिए सम का मतलब होता है जो 2 से कटता है, 2 के पहाड़े में आता है, और विषम का मतलब होता है जो 2 के पहाड़े में नहीं आता है। 1 से कह रहा है 10 तक विषम, धनात्मक मतलब प्लस में, तो देखिए विषम संख्या कौन कौन सा हो जाएगा, 1 हो जाएगा, फिर हम लोग का 3 हो जाएगा कि 2 से नहीं कटता है, फिर 5 हो जाएगा, फिर 7 होगा, फिर 9 होगा। 10 तक ही कह रहा है तो 10 नहीं होगा क्योंकि वह सम संख्या हो जाता है। अब हमसे कह रहा है निकालना है समांतर माध्य। समांतर माध्य निकालने के लिए इन सबको जोड़ देते हैं, लिख देंगे समांतर माध्य। समांतर माध्य के लिए निकालने के लिए इन सबको जोड़ देंगे, 1 प्लस, यहाँ लिखते हैं इसका फॉर्मूला होता है कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या, ये फार्मूला होता है। तो देखिए ये आपका भी 14 चैप्टर में मिलेगा। तो कुल संख्याओं का योग यानी सबको लिख कर जोड़ देना, योग मतलब होता है जोड़, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 करेंगे, और कुल संख्या कितना दिया है, 1 2 3 4 5 दिया है तो 5 लिखेंगे। अब सबको जोड़ देना है हमको, 1 में जोड़ेंगे 3 तो हो जाएगा 4, 5 4 9, 9 9 18, 18 में जोड़ेंगे 7 तो हो जाएगा हम लोग का 25, अब बटा हो जाएगा 5, भाग कराएंगे तो कितना आएगा 5। ये समांतर माध्य कितना आएगा इसका 5। देखते हैं ऑप्शन दिया है कि नहीं दिया है। 17वां का ऑप्शन जो है कहाँ दिया है इसको देखते हैं। हाँ 17वां का ऑप्शन देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 2 3 4 5। अभी हम लोग निकाले हैं इसका 5 निकाले हैं, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है। 18 नंबर प्रश्न कह रहा है कि माध्यिका को आलेखीय विधि द्वारा निम्नलिखित में से किससे प्राप्त किया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा कि माध्यिका, ये जब चैप्टर आएगा आपको 14 चैप्टर में आएगा, माध्यिका को आलेखीय विधि जब हल करते हैं तो तोरण प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, तोरण, यानी पहला हो जाएगा तोरण। इसमें तोरण लिखा हुआ, आयत बहुभुज इनमें से कोई नहीं, इसका ऑप्शन हो जाएगा तोरण। 19वां प्रश्न लिखा है कि यदि कुछ प्रेक्षणों का माध्य 27 तथा बहुलक 45 है तो माध्यिका होगी 32 33 34 इनमें से कोई नहीं। तो ये भी आप लोग का 14 चैप्टर का प्रश्न दिया है। इसका एक फार्मूला होता है, उस फार्मूले को देखेंगे, उस फार्मूले पे बनेगा। ये फार्मूला होता है 3 माध्यक, माध्यक को ही माध्यिका कहते हैं, बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य। ये हम लोग का फार्मूला होता है, ये मिलेगा आपको 14वां चैप्टर में। 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्यक लिखा हुआ है, तो ये फार्मूला होता है। इसी फार्मूले पे ये वाला सवाल बनेगा। यहाँ माध्य लिखा है 27 और बहुलक लिखा हुआ है 45। ठीक है, तो मान भरेंगे, इसमें माध्यिका निकालना है, तो माध्य को ही माध्यिका कहते हैं। तो यहाँ 3 और यहाँ लिख देंगे माध्यिका बराबर बहुलक लिखा हुआ है यहाँ पे 45, 2 और माध्य लिखा हुआ है 27, तो 2 गुणे यहाँ लिख देंगे 27। यहाँ दोनों बीच में कुछ चिन्ह नहीं, मतलब गुणा हो रहा है, तो बराबर हो जाएगा 45 प्लस 27 दूनी हो जाएगा हम लोग का 54। ये हो जाएगा 3 माध्यिका, फिर 3 माध्यिका, दोनों को जोड़ेंगे, तो जोड़ेंगे 45 में जोड़ेंगे 54, तो 5 4 9, 5 4 9 हो जाएगा 99। 3 यहाँ पे गुणा कर रहे हो तो भाग करेगा, यानी कि माध्यिका बराबर हो जाएगा 99 बटा हो जाएगा 3, 3 से काटेंगे तो हो जाएगा हम लोग का 33। देखते हैं ऑप्शन 33 दिया है कि नहीं दिया है। तो आपका दूसरा ऑप्शन, पहला दिया है 32, तीसरा दिया है 34 और दूसरा दिया है 33, तो 19 का हो जाएगा हम लोग का 33। ठीक।
ठीक है। एक और लास्ट बचा हुआ है कि वर्गीकृत आंकड़ों से की गई अधिक प्रकार, यहाँ दिया है से अधिक प्रकार और से कम प्रकार की संचयी बारंबारता वक्रों के प्रतिच्छेद बिंदु के भुज से आंकड़ों को प्राप्त होना है। जब भी से अधिक से कम की ओर हो, यहाँ लिखा है ना अधिक से कम, जब अधिक से कम की ओर रहेगा तो वो हो जाएगा माध्यक। क्या हो जाएगा? माध्यक।